वैभव, ये आप है? पायल ने अविश्वास से वैभव के गाल को छूते हुए पूछा। इस वक्त अपनी किस्मत पर भरोसा करना मुश्किल था कि अपना इतना कुछ खोकर भी कोई है जो अब भी उसके करीब है। रणविजय की नजर पायल और वैभव पर थी। उसकी काली आंखें इस वक्त काफी गहरी हो चुकी थी। तभी एंट्रेंस से एक औरत की आवाज आई, वैभव। वो गीता जी थी जो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रही थी। दोनों भाइयों ने गीता जी के पांव छुए तो गीता जी ने अपना आशीर्वाद उन पर लुटाया और आंखों में नमी लिए पायल को देखा। माँ साहेब, आपको पता है पायल भाभी सा जिंदा है, वैभव ने खुशी से फुले हुए कहा, जिस पर गीता जी हाँ में सर हिलाती हुई पायल के पास आई और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, कैसी है आप? पायल ममता में स्पर्श पाकर सुकून से भर गई। ये आंचल ठीक उसी प्रकार था जिस तरह वो अपनी माँ साहेब के सीने से लग महसूस किया करती थी। आपने हमें पहचाना? हम गीता है, आपकी माँ साहेब की दोस्त, गीता जी ने कहा तो पायल की पकड़ उन पर और ज्यादा कस गई। कुछ पल बाद पायल के कमरे में गीता जी, वैभव और पायल मौजूद थे। वैभव की आंखें गुस्से से लाल थीं, तो वहीं पायल आंखें बंद किए हुए गीता जी की गोद में सर रखे लेटी थीं। वो अब तक जिंदा क्यों है माँ साहेब? आपने भाई साहेब को उसे मारने का हुक्म क्यों नहीं दिया? वैभव ने रोष में कहा, जिस पर गीता जी ने पायल के माथे को चूमते हुए कहा, उस दरिंदे को जरूर सजा मिलेगी वैभव, लेकिन उसे सजा रणविजय नहीं, पायल खुद अपने हाथों से देंगी। लेकिन माँ साहेब, ये कैसे? उसकी बात बीच में काटते हुए गीता जी बोली, शेरनी को कैद कर देने से वो शिकार करना नहीं भूलती वैभव। अपनी भाभी सा की काबिलियत पर शक करना महज एक बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। वैभव ने पायल के मासूम चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आप सही कह रही हैं माँ साहेब, और बचपन में जिस तरह ये हमें मारा करती थी आज तक नहीं भूल पाए हैं। कहते हुए वैभव पुराने वक्त में खो गया। दोनों शाही परिवार के रिश्ते बेहद घनिष्ठ थे उस वक्त। जैसलमेर और जयपुर की रियासत की बागदौड़ दोनों परिवारों के हाथ में थी। पायल के पिता और रणविजय के पिता अपने जमाने के गहरे दोस्त हुआ करते थे और इसी दोस्ती के चलते दोनों दादासा के हुक्म के चलते दोस्त से समधी के रिश्ते में बंध गए। पायल की माँ और गीता जी भी कोलाश के जमाने से पक्की दोस्त थी। दोनों का घर आना जाना लगा रहता था और साथ में घूमना फिरना। रणविजय को तो दादासा शुरू से ही सबसे दूर रखते थे, जिसके चलते वो मात्र गिने चुने दिन भारत में होता था। वही वैभव और पायल एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे और गहरे दोस्त थे। वैभव हमेशा पायल को छोटी सी भाभी सा कह चिढ़ाया करता तो पायल उसे खूब पिटती। पायल को सोता पा गीता जी ने उसे आराम से बेड पर लेटाया और स्टडी रूम में रणविजय के पास चली गई। माँ साहेब, आज आप अचानक से यहाँ आने से पहले आपने कोई खबर नहीं दी। हमारा पायल से मिलने का बहुत मन था, इसीलिए बिना बताए ही आ गए। खैर, आप हमें ये बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा है? उनकी तबीयत कैसी है अब? वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन 8 सालों की कैद का असर दिमाग पर बहुत गहरा है, जिस वजह से अभी वो खुलकर नहीं रह पा रही है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जिससे वो अपनी दर्दनाक यादों से उभर पाएंगी। वैभव ने यह सुना तो बोला, माँ साहेब, क्यों ना हम भाभी सा को जयपुर ले चले? वहाँ कितने लोग हैं, हम और खुशी मिलकर भाभी सा को खुश रखने की कोशिश करेंगे। रणविजय ने कठोर नजरों से वैभव को देखा, फिर माँ साहेब को, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। नहीं, वो रणविजय के पास यही सुरक्षित है। अगर आपके दादा साहेब को कानों कान खबर भी लगी कि पायल जिंदा है और रणविजय के पास है, तो वो उन्हें मरवाने में देर नहीं करेंगे। वैभव को हैरानी हुई, लेकिन दादा साहेब ऐसा क्यों करेंगे? भाभी सा की आखिर गलती ही क्या है जो वो उन्हें मरवाएंगे? क्योंकि उस रात उन्होंने अपने बेटे और बीवी को खोया था और इसका कारण वो राजावत परिवार को मानते हैं और पायल उसी परिवार का हिस्सा है। गीता जी ने बुझी आवाज में कहा, जिस पर पूरे स्टडी रूम में खामोशी छा गई। लेकिन अगर किसी दिन दादा साहेब को पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे? वैभव ने परेशान होते हुए कहा, जिस पर गीता जी ने रणविजय को देखा और बोली, इन कुछ महीनों में रणविजय आपको पायल को इस काबिल बनाना है कि वो अकेली इस दुनिया में जी सके,
पायल के पास इतनी दौलत है कि 7 पुश्ते भी बैठी बैठी आराम से खा पी सकती है। आपको दादा साहेब से छुपाकर पायल को ट्रेन करना होगा। रणविजय ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन अजीब सी बेचैनी उसे खाई जा रही थी। लेकिन भाभी सा अकेली क्यों रहेंगी माँ साहेब? वो हमारे परिवार का हिस्सा है और रणविजय भाई साहब की पत्नी है। गीता जी ने एक गहरी सांस ली और रणविजय की तरफ देखा, जो कठोर चेहरे के साथ बैठा था। आपके भाई साहेब इस शादी को कोई महत्व नहीं देते और हम खुद नहीं चाहते कि वो जबरदस्ती इस शादी को अपनाए। पायल को यहाँ से दूर भेजने के दौरान अगर उनकी हाँ होंगी तो हम उनकी शादी किसी अच्छे परिवार में करवा देंगे। वैभव हैरानी से रणविजय की तरफ देखने लगा। भाई साहेब, क्या यह सच है? रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बाहर चला गया। वैभव उदास हो गया। गीता जी ने उसके सर पर हाथ फेरा, जिस पर वैभव ने गीली आंखों से उन्हें देखा और उनके गले लग गया। आखिर वो नन्ही जान कब तक सहेगी माँ साहेब? हमें उनके लिए बहुत बुरा लगता है। रोते नहीं बेटा, आप यही रहिए और पायल को खुश रखने की भरपूर कोशिश कीजिए। हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिनों बाद आप भी जयपुर एक बार दादा साहेब से मिल लीजिएगा, ठीक है? वैभव ने हाँ में सर हिलाया। वही दूसरी ओर रणविजय सिगार के लंबे लंबे कस भरे जा रहा था। दिल में हो रही बेचैनी घटने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार पायल के दूर जाने का जिक्र उसे परेशान कर रहा था। वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने अपनी अब तक की जिंदगी में इन एहसासों को कभी फेस नहीं किया था। ऊपर से पायल की शादी किसी और से सुन उसकी नसें फटने को उतारू थी। इतना गुस्सा था इस वक्त उसके अंदर की उससे खुद नहीं संभल रहा था। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था जो अपने एहसासों को समझ जाए। उसमें नहीं थी समझ कि वो जो महसूस कर रहा है वो क्या है और उनका क्या इशारा है। अपने बदलते जज्बातों से परेशान रणविजय ऑफिस चला गया। उसकी जिंदगी या तो हथियारों या ऑफिस के कामकाजों तक सीमित थी। इसके बाहर की दुनिया से वो रूबरू ही नहीं था। शाम को पायल ट्यूटर से क्लास ले फ्री हुई। वैभव फिर उसे बगीचे में ले गया, जहां गीता जी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। गीता जी ने एक पतली शॉल पायल को ओढ़ाई। ठंड बढ़ रही है बेटा, ख्याल रखा करो अपना। पायल ने हाँ में सर हिलाया। सर्वेंट ने चाय कप में निकाली और तीनों को दी। वैसे भाभी साहब, आपको तो ये लहंगा पहनना पसंद ही नहीं था ना? पायल ने उसकी तरफ देखा और बोली, हमारे कबर्ड में इनके सिवा दूसरे कपड़े नहीं हैं। हम क्यों ना कल शॉपिंग करने चला जाए, क्यों माँ साहिब? हाँ, क्यों नहीं। कब तक क्यों घर में रहेंगी आप? कल आपको वैभव पूरा मुंबई घुमा लाएंगे। पायल ने हामी में सर हिला दिया।